नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि जो अपना जो चैप्टर था वैश्वीकरण का, उस वैश्वीकरण के बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वैश्वीकरण के बारे में। इस चैप्टर में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण सामान्यतः ये मान सकते हैं कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूंजी का प्रभाव होता है, वस्तु का प्रभाव होता है, विचारों का प्रभाव होता है, लोगों का प्रभाव होता है। यानी कि एक तरीके से प्रवाह है, ये विचारों को भी हो सकता है, पूंजी का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तेजी से और विस्तृत रूप से फैलती है विचारधारा, और इसका मुख्य अर्थ विश्वव्यापी विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को से जुड़ा होता है। विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के तहत ये मान सकते हैं अपन कि विश्व में विचारों, आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से विचारधाराओं का फैलाव हो, तो वो क्या है, वही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के मुख्य आयाम कौन कौन से हो सकते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य आयाम तीन है। एक तो वैश्वीकरण के आर्थिक वैश्वीकरण, इसमें पूंजी, वस्तु और सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आवागमन शामिल है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है जिसके ब्रांच एक देश से अनेक देशों में होते हैं। और इसके जो वैश्वीकरण के जो मुख्य तीन आयाम है, उसमें सांस्कृतिक वैश्वीकरण है, क्योंकि सांस्कृतिक वैश्वीकरण का अर्थ यह है कि इसमें विचारों का भी आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरी जगह विचार फैलते हैं। संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है, जैसे अपन देखते हैं अभी पश्चिमी जो संस्कृति है उनके रीति रिवाजों को फॉलो कर रहे हैं, उनके त्योहारों को फॉलो कर रहे हैं। सांस्कृतिक समरूपता आती है, विभिन्नकरण को बढ़ावा मिलता है। और राजनीतिक वैश्वीकरण, इसका अर्थ यह है कि इसमें सरकारों की नीतियों, कार्यों पर वैश्विक संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव भी शामिल है। तो तीन तरह के आयाम हो गए, एक तो आर्थिक आयाम हो गए, सांस्कृतिक आयाम हो गए और राजनीतिक आयाम भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें राज्य की क्षमता कुछ हद तक कम हो जाती है, लेकिन ये कानूनी व्यवस्था और सुरक्षा जैसे मुद्दों तक सीमित रह जाती है, क्योंकि राज्य का वास्तविक कार्य क्या है, राज्य का वास्तविक कार्य यह है कि वह जनता की भलाई के लिए कार्य करे, समाज कल्याण के लिए कार्य करे। लेकिन जो ये व्यवस्थाएं वैश्वीकरण, इससे जो राज्य की कार्य क्षमता है उसमें बदलाव आए हैं, और जो राज्य की जो कार्य क्षमता है उसमें कुछ हद तक परिवर्तन आया है। इस कारण से अब राज्य का सिर्फ और सिर्फ कार्य किया रह चुका है केवल कानूनी व्यवस्था को संभालना और सुरक्षा प्रदान करना। और वैश्वीकरण ने राज्य के जो कार्य हैं उसमें उसको कुछ हद तक राज्य की जो क्षमताएं, कार्य की करने की जो क्षमताएं, उसको कुछ हद तक कम किया है। तो वैश्वीकरण का सामान्य तथ्य मान सकते हैं अपन कि प्रभाव होता है एक जगह से दूसरी जगह का, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, विचारों के रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो। तो एक जगह से दूसरी जगह का जो प्रभाव होता है वही सांस्कृतिक होते हैं, वही वैश्वीकरण कहलाता है। और इसके कुछ कुछ आयाम थे, जैसे हमने आर्थिक आयाम देखा, सांस्कृतिक आयाम देखा, राजनीतिक आयाम देखा। अब वैश्वीकरण के कारण क्या क्या हो सकते हैं। एक तो प्रौद्योगिकी का विकास होता है, विशेषकर टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंटरनेट जैसी संचार परिवहन की जो सुविधाएं, उनमें सुधार होता है। इसमें विचारों, पूंजी, लोगों का आवागमन आसानी से हो जाता है। आपसी निर्भरता में वृद्धि होती है। इसमें विभिन्न देशों का जो आर्थिक और राजनीतिक रूप है, इसमें एक दूसरे की निर्भरता बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय होता है, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन जो WTO है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं इनका उदय होता है। उदारवादी विचारधाराओं का उदय होता है, क्योंकि निजीकरण और उदारवादी जो नीतियों हैं उनका उनको अपनाना, जिससे व्यापार पर लगे हुए जो प्रतिबंध है ना उसको कम किया जा सके। और उदारीकरण को ही अपनाकर भारत ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी। जो भारत की आर्थिक नीति है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है, वह पूंजीवाद, साम्यवाद, यानी कि दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था शामिल है इसमें। इसलिए अपने भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। अब वैश्वीकरण के देख लेते हैं अपन परिणाम क्या हो सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन के क्या इफेक्ट हो सकते हैं। इसके आयाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम देखे जा सकते हैं। एक तो आर्थिक अधिक व्यापार होना, निवेश अधिक होना, आर्थिक वृद्धि होना, बेहतर जीवन यापन के अवसर उपलब्ध होना। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं कि एक तो गरीब और अमीर के बीच असमानताएं बढ़ी हैं, गरीब देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आमने सामने प्रतिस्पर्धा का नुकसान हुआ है, क्योंकि जो कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है, छोटी कंपनियां हैं, लघु उद्योग है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने नहीं टिक सकते, क्योंकि उनके पास पर्याप्त रूप से संसाधन उपलब्ध नहीं है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया उनके पास नहीं है।
उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं, जिससे विविधताओं को बढ़ावा मिलता है, पसंद की उपलब्धता बढ़ती है। सांस्कृतिक समरूपता, पश्चिमोत्तर का खतरा होता है। एक तो संस्कृति बढ़ने से कुछ पॉजिटिव भी देखने को मिलता है, अपना लाभ भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ हानि भी होती हैं, क्योंकि पश्चिम की जो संस्कृति है वो अपनी संस्कृति पर थोपी जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं उसको अपन ग्रहण कर रहे हैं। राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय में वृद्धि होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंचों का महत्व बढ़ाएं, राज्य की संप्रभुता कुछ हद तक सरणित हुई। एक तो इसमें पॉजिटिव तो ये हो सकता है राजनीतिक रूप से कि अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं उनका सहयोग बढ़ाएं, समन्वय में वृद्धि हुई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंचों को बढ़ावा मिला है, लेकिन राज्य की जो संप्रभुता है ना, वो कुछ हद तक क्षीणित हुई है, नष्ट हुई है कुछ हद तक। राज्य जो राज्य कल्याणकारी स्वरूप था उसका वो कम होता गया है धीरे धीरे, क्योंकि इन कंपनियों पर क्या बढ़ती गई है, निर्भरता बढ़ती जा रही है। वैश्वीकरण का विरोध क्यों हुआ है? कि वैश्वीकरण का जो विरोध है वो वामपंथी विचारधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा दोनों ही विरोध करती हैं। अब वामपंथी विचारधारा इसका विरोध क्यों करती है? क्योंकि वह आर्थिक असमानता बढ़ने और गरीब देशों के शोषण और गरीबों को नुकसान पहुंचाने के कारण वैश्वीकरण का विरोध करती है। ठीक इसी के विपरीत पूंजी ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा है वो किस प्रकार से वैश्वीकरण का विरोध करती है? इसका कारण क्या हो सकता है? वैश्वीकरण का जो विरोध करते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा, वे सांस्कृतिक समरूपता, पश्चिमीकरण, स्वदेशी संस्कृति को खतरा और राज्य की संप्रभुता में कमी के कारण इसका विरोध करते हैं। तो दोनों ही जो विचारधारा है वो वैश्वीकरण का विरोध करती है। अति महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो सकते हैं इसमें? वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज, वैश्वीकरण के कारण विश्व का स्वरूप एक वैश्विक गांव जैसा हो गया है, जहाँ दूरियां कम हो गई हैं। दूरियां कम का मतलब वैश्वीकरण का सामान्यतः अर्थ यही है कि विश्व की जितने भी अर्थव्यवस्थाएं, दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं, उसका जुड़ाव एक एक गांव के माध्यम से मान सकते हैं अपन। जैसे जिस प्रकार से गांव विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, तो दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं उन सबको एक साथ मिलाकर जोड़ देना ही कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत ने जो अपनी आर्थिक नीति थी नई, वो कब अपनाई थी? 1991 को अपनाई गई थी, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण कहा जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वैश्वीकरण से रिलेटेड जो वन शॉट वीडियो है ये पसंद आया होगा। ये रिवीजन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, और वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ देखना है, उसके आयाम देखने हैं, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं ये देखने। सामान्यतः आपको अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।